Hello students, welcome to today's lecture. In today's lecture, we are going to study the chemical reactions and equations chapter. अभी तक हम इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में जान चुके हैं. अब हमें फर्दर टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टडी करनी है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, किस तरीके से वो होती है, उस सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ. तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है. जैसे कि हम वर्ड ही से ही पता लगा सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, कि जहां पर किसी भी एक एलिमेंट या किसी भी एटम का क्या हो रहा हो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, कि एक मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल की जगह ले रहा हो. और जब कभी भी ऐसा होता है तो वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जहां पर एक एटम या फिर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है किसी भी कंपाउंड में. किसी भी कंपाउंड में वो किसी भी दूसरे एलिमेंट की क्या ले ले, जगह ले ले. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से कि एक एलिमेंट एक कंपाउंड में, और अगर हम एक एलिमेंट की रिएक्शन करें, रिपीट करते हैं, जब भी हम क्या करें, एक कंपाउंड और एक एलिमेंट की रिएक्शन करा रहे हैं तो उस कंपाउंड में दो एलिमेंट होंगे या फिर तीन एलिमेंट होंगे, जिस भी तरीके से होगा दो एलिमेंट ही होंगे. तो वो दो एलिमेंट में से क्या होगा, जो हमारा सिंगल एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है वो उस कंपाउंड में से एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा. तो वो क्या होती है, हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है. अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो आपको हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ चुके हैं. अब ऐसे कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट की जगह तो ले नहीं सकता. तो अगर किसी एलिमेंट को किसी भी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करना है, इसका मतलब उसे क्या होना चाहिए, ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए कंपेरेटिवली टू द अनदर एलिमेंट्स. तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि जो एलिमेंट हमारा ज्यादा रिएक्टिव होगा, the element which is more reactive will displace a less reactive element. वो क्या करेगा, एक less reactive element को displace कर देगा. I hope this is clear to you. और हम reactive elements के बारे में कैसे जानेंगे, जब हम reactivity series के बारे में जानेंगे कि reactivity series basically होती क्या है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं. reactivity series क्या है, reactivity series एक ऐसी सीरीज है जहां पर क्या होता है, हमारे एलिमेंट्स अरेंज होते हैं इन द ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी. मतलब अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे किसी भी रिएक्टिविटी सीरीज में, तो जो टॉप वाले हमारे एटम मॉलिक्यूल एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे टॉप वाले एलिमेंट्स होते हैं वो बिलो वाले एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, आसानी से डिस्प्लेस कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे टॉप के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, मोर रिएक्टिव, व्हाइल द बॉटम एलिमेंट्स आर लेस रिएक्टिव कंपैरेटिवली टू द टॉप एलिमेंट्स. Now we can clearly say that, or it is obviously that a displacement reaction is a chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound. वो क्या करेगा, अपने कंपाउंड में से एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को. अब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अभी हमने क्या बोला, ये सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा एक कंपाउंड होता है और एक सिंगल एलिमेंट एग्जिस्ट करता है. ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है. हम क्या बोलेंगे कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जहां पर हमारे पास एक कंपाउंड है और एक एलिमेंट है. अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखें, अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखें, स्टार्टिंग तो हम देखेंगे हमारे पास ये इतना, जब हमारे पास ये सारी बॉल्स कंबाइंड फॉर्म में है, तो क्या एक कंपाउंड है जहां पर हमारे पास येलो बॉल्स और विद रेड बॉल्स एक कंपाउंड फॉर्मेशन कर रही है, और ये व्हाइट बॉल क्या है, हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट है. तो हम एक एलिमेंट और एक कंपाउंड की क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं. Hence, when a chemical reaction takes place between an element and a compound, I'm repeating myself that when a chemical reaction takes place between an element and a compound, then the reaction will take place in such a way that the element which is more reactive will displace the element which is less reactive in the particular compound. क्या होगा, जो हमारा एलिमेंट है जो कि ज्यादा रिएक्टिव होगा कंपेरेटिवली जो कंपाउंड में हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनसे, उसको क्या कर देगा, वो डिस्प्लेस कर देगा, मतलब वो उसकी जगह ले लेगा. तो अब अगर हम इधर देखें डायग्राम में, तो हमें क्या दिख रहा है, स्टार्टिंग फेज की बात करते हैं. सबसे पहले क्लियरली देख सकते हैं इस तरीके से दो एटम जुड़े हुए हैं, दो एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं. अब जब ये दोनों एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं तो एक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं. हमने क्या करा, एक अलग एलिमेंट लेके आए, उससे क्या करा, रिएक्शन करा एक कंपाउंड के साथ. व्हाइट बॉल को मान लेते हैं ए, और हम इस पूरे को कंसिडर कर लेते हैं एज अ मॉलिक्यूल बी या BC. ओके, तो हमने क्या बोला कि ए की रिएक्शन हुई तो उसने क्या करा, सी को हटा दिया और सी की जगह ले ली. तो क्या बन गया, बस ए भी बन गया. मतलब ए प्लस BC gives the formation of AB plus C.
मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, क्लियरली हमें दिख रहा है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले रहा है. Hence, this type of reaction in which the single displacement, that is a single displacement of an element done by a more reactive element is known as single displacement. अब अगर हम एग्जांपल देखें, हमारे पास व्हाइट एलिमेंट क्या बोल दिया, आयरन. Fe क्या होता है, आयरन. कंपाउंड की बात करें जो ये येलो बॉल से हमने बोला, रेड येलो विद रेड बॉल्स, क्या है, कॉपर सल्फेट. क्या है ये, कॉपर सल्फेट. तो हमने बोला कि कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करा दी हमने आयरन के साथ. तो देखो क्या होगा, आयरन जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर किसके, कॉपर की. तो जो ये हमारी येलो बॉल जो डिस्प्लेस हो रही है, ये क्या है, हमारी कॉपर. और जो हमारे ये अटैच है पूरा, ये क्या है हमारे पास, सल्फेट. क्या है ये, सल्फेट. तो कॉपर और सल्फेट का पहले क्या है हमारे पास, एक कंपाउंड प्रेजेंट है, और वो आयरन बॉल क्या है हमारे पास, अलग से एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है. अब ये आयरन की हम रिएक्शन करा रहे हैं कॉपर सल्फेट के साथ. तो देखो कॉपर क्या है, ऐसे हट गया, और कंपाउंड किसके बीच में बन गया, आयरन और सल्फेट के बीच में, दैट इज आयरन सल्फेट. और ये क्लियरली जो रिएक्शन लिखी हुई है उस पर भी देख सकते हैं, दैट कॉपर इज डिस्प्लेस्ड बाय आयरन, और वी कैन से दैट इन कॉपर सल्फेट द कॉपर गेट्स एलिमिनेटेड और रिमूव ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड आयरन टेक्स इट्स प्लेस. तो होता क्या है, यहाँ पे कॉपर की जगह ले ली आयरन ने. क्यों ले ली, क्योंकि आयरन क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से. और ये हमें कैसे पता चला, ये हमें पता चला बाय द हेल्प ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज. किससे पता चला, रिएक्टिविटी सीरीज से, कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, कॉपर की जगह ले लेगा. अब जैसे उसने कॉपर की जगह ली तो Fe प्लस सल्फेट, दैट इज आयरन सल्फेट. हमें पता है आयरन के ऊपर चार्ज क्या होता है, +2, सल्फेट पे क्या होता है, -2. Hence we can clearly say that the formula that will form during the reaction will be iron sulfate, that is FeSO4. अब हमारे पास क्या बचे, कॉपर सल्फेट में से कॉपर निकला था, तो क्या हो जाएगा, एज अ बाय प्रोडक्ट उस रिएक्शन में कॉपर भी रिलीज हो जाएगा. अब हम क्या करते हैं, इनकी स्टेट्स के बारे में बात करें तो वी नो दैट कि आयरन जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कॉपर सल्फेट एक्वा स्टेट में, आयरन सल्फेट भी एक्वा स्टेट में और कॉपर के स्टेट में है सॉलिड स्टेट में. और एक्वा स्टेट के बारे में आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जब कभी भी हम किसी भी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि वो सॉल्यूशन वाटर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट. क्या बोलते हैं, सॉरी उसे हम क्या बोलते हैं, एक्वा स्टेट. ओके, सो इन दिस रिएक्शन और बाय दिस द डायग्राम दैट इज अवेलेबल ऑन योर स्क्रीन, you can understand the single displacement reaction. I hope this is clear to you. Is it clear to you? चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जहां पर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने की विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज. कि डिस्प्लेसमेंट अभी तो हमने जान लिया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि क्या हो रहा है बेसिकली, कि एक जो सिंगल हमारे पास जो एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर रहा है दूसरे एलिमेंट को. तो अब अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है, एक्टिविटी की मदद से हम समझना चाहेंगे कि किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है. जैसा क्या होता है कि जो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, हमें उसे समझना भी तो चाहिए. अगर हम एक्टिविटी की मदद से समझेंगे तो क्लियरली वी कैन सी द रिजल्ट, कि हम जिस भी चीजों में एक्टिविटी कराएंगे तो वहां पे हमें रिजल्ट दिख जाएगा. और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी क्या है, केमिकल चेंज ही तो है, एक केमिकल रिएक्शन ही तो है. तो उसको हम देख सकते हैं, या तो कलर में चेंज होगा, या कुछ ऐसी रिएक्शन होगी, या प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन, मतलब देयर आर नंबर ऑफ चेंजेस दैट वी कैन ऑब्जर्व. और उन चेंजेस की मदद से देखकर हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है. और कौन सी केमिकल रिएक्शन हुई है, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में. ओके, तो हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. हमारे पास सबसे पहले एक्टिविटी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बोलती है कि टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग सैंडपेपर. हमने क्या करा, आयरन की 3 नेल्स ले ली, मतलब कि जो कील है, हम बोलते हैं ना तो हिंदी टिपिकल लैंग्वेज में कि कील होती है आयरन की. तो हमने क्या लिया, वो आयरन की नेल ले ली और वो हमने सैंडपेपर से क्लीन कर दिया. सैंडपेपर इज रेगमा. अब हमने क्या करा, आयरन की नेल्स है उसे सैंडपेपर से क्लीन क्यों कर रहे हैं. सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बन जाता है कि आयरन की नेल्स सोल्यूशन हमने सैंडपेपर से क्यों क्लीन किया. तो हम क्या करते हैं, सैंडपेपर से इसीलिए हम क्लीन करते हैं ताकि क्या हो, उस आयरन की नेल्स के ऊपर अगर कोई भी कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि आयरन क्या एक रिएक्टिव एलिमेंट है और वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ ही रहा है, तो रिएक्टिव एलिमेंट से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है, इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई रिएक्शन भी हो सकती है. तो आयरन की नेल्स को हम पहले क्या करते हैं, सैंडपेपर से रब कर लेते हैं. ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए ताकि उसके ऊपर जितनी भी अगर हमारे पास कोई भी अगर लेयर की फॉर्मेशन हो गई है, कोई भी नया केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर आयरन नेल के ऊपर हुई है, तो हम उसे हटा सके. सो दैट द आयरन नेल, और वी कैन से दैट द टिपिकल आयरन मेटल कैन डायरेक्टली undergo a chemical reaction or a chemical change.
हम ये बोल रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हम इससे हम ये जानते हैं कि आयरन के ऊपर कोई भी लेयर नहीं होगी तो वो आयरन की नेल क्या होगी, डायरेक्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी और हमें क्लियरली रिजल्ट देखने के लिए या केमिकल रिएक्शन देखने के लिए मिलेगी. Now we have two test tubes also. We have 3 iron nails and 2 test tubes. These test tubes are marked as A and B. हमने क्या करा, उन टेस्ट ट्यूब को A और B की तरफ से मार्क कर दिया. हर एक टेस्ट ट्यूब में हमने 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया. क्या लिया है? We have 2 test tubes that are marked as A and B and we have filled 10 ml of copper sulfate solution in the test tubes. Copper sulfate means that is copper sulfate, Cu and SO4. And we know that copper has the valency of +2 while sulfate is having -2. Then the copper sulfate formula would be CuSO4. क्या होगा उसका फॉर्मूला? कॉपर सल्फेट का CuSO4. तो एक्टिविटी का सेटअप आपको आई होप समझ में आया होगा कि हम कर क्या रहे हैं. तो अब हमने क्या करा, tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution. अब हमने क्या करा, वो जो हमारी 2 आयरन नेल्स थी उनको हमने एक थ्रेड की मदद से बांध लिया और उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इमर्स कर दिया, मतलब कि डुबा दिया कि हमारा जो आयरन नेल है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप रहे. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. हमने सिर्फ आयरन की नेल्स ली है, उन्हें सैंड पेपर से क्लीन किया है, 2 टेस्ट ट्यूब ली है, एक को हमने ए नाम दे दिया, एक को हमने बी नाम दे दिया. अब हमने क्या बोला कि 2 हमने आयरन की नेल्स जो ली थी उनको हम थ्रेड से क्या कर लेंगे, बांध लेंगे और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देंगे. किसमें? टेस्ट ट्यूब बी में. कितनी देर के लिए? 20 मिनट के लिए. कितनी देर के लिए? 20 मिनट के लिए. तो हमें याद रखना है कि टेस्ट ट्यूब बी में हम डाल रहे हैं 20 मिनट के लिए. ओके. So now keep one iron nail aside for comparison. अब एक क्या करो, आप आयरन नेल को अलग से रख दो ताकि आप इस आयरन नेल को और जो हमने डिप करी है उसको कंपेयर कर सको खाने से कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि हमें क्या बेसिकली डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा. आफ्टर 20 minutes टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. 20 मिनट के बाद आप क्या करो, उस आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से निकाल लो. 20 मिनट पहले आपने उस कॉपर सल्फेट को आयरन के सॉल्यूशन में डिप किया था. अब आप क्या करिए, उसको बाहर निकालिए. नाउ व्हाट विल यू ऑब्जर्व. अब आपको क्या ऑब्जर्व होता है, तो अब इधर आपके सामने स्क्रीन पे डायग्राम डिपिक्टेड है. इस जो भी तक मैंने बोला उसको थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं. मैंने आपसे बोला कि हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी. दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यूज किया है. देखो दिख रहा है ना इधर, क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दोनों ही टेस्ट ट्यूब में. अब हम क्या करेंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब में कर दिया हमने. एक में 2 आयरन नेल ली. आयरन नेल को हमने क्या करा, एक को हमने जो टेस्ट ट्यूब बी था उसमें डाल दिया. अब इसमें आयरन नेल है हमारे पास, ठीक है. अब हमने क्या देखा, 20 मिनट तक डाल के रखा. 20 मिनट बाद क्या करो, आयरन नेल को बाहर निकाल लिया. एक जो हमारी आयरन नेल कहीं हमने डिप नहीं करी है, सिर्फ हमने आयरन नेल दी थी, सैंड पेपर से रब करके रखी हुई है. दूसरी जिसे हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया था और उसे अब हम बाद में 20 मिनट बाद हमने क्या करा है, वी हैव रिमूव्ड इट आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. अब रिमूव करके भी हमने क्या करा, उस जो पहली वाली आयरन नेल थी उसके साइड में रख दिया. अब हम क्या करेंगे, दोनों आयरन नेल से कंपैरिजन करेंगे, प्लस हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन थे उन दोनों टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन के भी कुछ कलर में या फिर क्या पता उसमें भी कुछ मतलब कुछ में हमें डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा. तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन है उसके डिफरेंस को भी हम स्टडी करेंगे और वो डिफरेंस कैसा है वो बताएंगे हम ऑब्जर्वेशन में. ओके. तो अभी तक हमने क्या बोला, हमें क्या करना है, इंटेंसिटी को कंपेयर करना है. कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस इन टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी. जो हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा है टेस्ट ट्यूब ए में और टेस्ट ट्यूब बी में, हम क्या करेंगे, उन्हें कंपेयर करेंगे. ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन with the one kept aside. That is, I have already told you that we will compare the color of iron nails. मतलब कि जो हमारे पास आयरन नेल थी, एक को जिसको हमने डिप किया था और एक को नहीं किया था, उनकी कलर्स को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. किससे? एक जो हमने बाहर रखी हुई थी, that is which we have kept aside, और एक जो हमने इमर्स करके डिप करके 20 मिनट के लिए सॉल्यूशन के बाद निकाली है. In the figure B, we can clearly see that iron nails and copper sulfate solutions compared before and after the experiment. कि आयरन नेल को रख लिया एक साथ, जो हमारी क्या है, पहले बिना कुछ हुए जो साफ कर रखी, और जो हमारे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इमर्स करने के बाद हमने निकाली है. In the another figure, we can see that a solution with a test tube with copper sulfate solution in which there is nothing immersed. हमने किसी भी चीज को इमर्स नहीं किया है. While in another one, जो हमारी दूसरी टेस्ट ट्यूब है, वहां पर हमने क्या देखा
कि हमने वहां पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला हुआ था। तो आप इधर ही देख लो, हमें कलर्स में डिफरेंस दिख रहा है ना, कि जिस पर्टिकुलर के अंदर बी टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने आयरन नील को डिप किया था, तो इसका कलर कंपेरेटिवली जो हमारे पास ए टेस्ट ट्यूब थी उससे अलग है। सेम अगर हम आयरन नील्स को देखें, एक जिसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं हुई है उसका कलर अलग है, और जिसको कॉपर सल्फेट से निकाला है उसका कलर भी अलग है। और कलर चेंज हमें क्या डिपेंड करता है? कलर चेंज हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है, तो वो तो हमें समझ में आ गया दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस ओवर हियर। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि हमने देखा आयरन नील जो थी वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के बाद निकालने में कैसे कलर की हो जाती है? ब्राउन कलर की हो जाती है। अभी हमें क्लियरली इमेज में वो दिख रहा था कि वो ब्राउन कलर की हो रही थी। तो जो ये ब्राउनिश कलर है ये क्यों होता है? और अगर हम टेस्ट ट्यूब की बात करें तो टेस्ट ट्यूब में हम ये देख रहे थे कि एक का कलर तो प्रॉपर ब्लू था, लेकिन दूसरे वाले का कलर क्या हो गया था? फेड हो गया था। एक बार हम इधर दोबारा देखते हैं। इधर हमने देखा था ना कि आयरन नील है, इसका नॉर्मल कलर है, जबकि हमने जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से निकाला उसका कैसा कलर है? इट इज ब्राउनिश इन कलर। व्हाइल इफ वी कंपेयर द टेस्ट ट्यूब्स, अगर हम टेस्ट ट्यूब को कंपेयर करें और देखें तो यहाँ पे जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है टेस्ट ट्यूब ए में उसका ब्लू कलर है, जबकि दूसरे वाले का कलर क्या हो गया? डिसअपियर हो गया। द सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन टेस्ट ट्यूब बी डिसकलराइज्ड, वो क्या हो जाता है? डिसकलराइज हो जाता है। दैट इज now the question arises that why does this particular iron nail becomes brownish in color, कि जो ये आयरन नेल है ये ब्राउनिश कलर की क्यों हो जाती है? ऐसा क्या था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, या ऐसा क्या हुआ जो वो ब्राउन कलर की हो गई? क्लियर? पहला क्वेश्चन। द सेकंड वन इज एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स, और जब हमने उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को डाला था तो उसका ब्लू कलर क्या हो जाता है? फेड हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ तो सब कुछ टेस्ट ट्यूब बी में है, तो हमें जो बात करनी है वो टेस्ट ट्यूब बी के बारे में बात करनी है, सीधी सी बात है। अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। अब हुआ क्या? देखिए हमारे पास सॉल्यूशन किस चीज का था? कॉपर सल्फेट का। सॉल्यूशन किस चीज का है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। रिएक्शन किसके साथ कर रहा है? वो आयरन के साथ कर रहा है, क्योंकि आयरन की नेल थी ना। अब आयरन की नेल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने क्या करी? डिप करी। तो क्या हो गया? यहाँ पे ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, that iron is more reactive than copper. That means iron will displace copper from the copper sulfate solution. Obviously कि आयरन क्या करेगा? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो आयरन यहाँ पे कॉपर की जगह ले लेगा, तो द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी आयरन सल्फेट। क्या बन जाएगा हमारे पास? आयरन सल्फेट बन जाएगा। और क्या रिलीज हो जाएगा? कॉपर अलग से रिलीज हो गया। अब कॉपर सल्फेट क्या है? सॉल्यूशन है ना, वाटर के अंदर किसी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, दैट मींस इट इज प्रेजेंट इन एक्वस स्टेट, and iron nail, that is it is present in a solid state. So if we talk about the reaction between iron and copper sulfate, the product form will be iron sulfate plus copper. जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा? आयरन सल्फेट और कॉपर का प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो इस रिएक्शन में क्या हुआ है? इस रिएक्शन में हमने ये बोला कि आयरन ने क्या करा? डिस्प्लेस कर दिया है या फिर रिमूव कर दिया है दूसरे एलिमेंट को। किसको? कॉपर को। कहां से? फ्रॉम द पर्टिकुलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से। तो ऐसे रिएक्शन जहां पर एक पर्टिकुलर कंपाउंड में से एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे दूसरा एलिमेंट जो कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव हो, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम उसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो समझ में आ गया कि क्या हुआ था? अब थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में एक बार और जान लेते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। बेसिकली हमने अभी देखा ना कि आयरन ने क्या करा है? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। तो देखो ये हमारे पास एक्टिविटी सीरीज है। कैसे? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये हमारे पास इस तरीके से एलिमेंट्स अरेंज होते हैं कि अगर हम ऊपर से नीचे हैं, दैट इज इफ वी आर कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन इट इज ऑब्जर्व दैट द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द टॉप, कि जो टॉप पर एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और एलिमेंट्स जो हमारे बॉटम पे होते हैं वो क्या होते हैं? कम रिएक्टिव होते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है? दो एलिमेंट साथ साथ आ रहे हैं, है ना। तो पोटेशियम और सोडियम को आप कंपैरिजन कर लो, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है? बोलोगे पोटेशियम। अगर हम कंपैरिजन करें जिंक और आयरन को, दैट इज व्हिच एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव? जिंक और जिंक और आयरन, देन वी विल से दैट द जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयरन। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? एक हमारे पास एक एलिमेंट्स की एक अरेंजमेंट दे रखी है एक इस तरीके से मैनर में, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा जो एलिमेंट हमारा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट हमारा कम रिएक्टिव है। तो जब हम क्लियरली देख सकते हैं
कि हाइड्रोजन से के बाद जितने भी एलिमेंट्स है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। मतलब कि जो ये एलिमेंट्स होते हैं, इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, वो कम होती है। मतलब ये जल्दी से एटमोस्फेयर में रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते, बहुत जल्दी इनके ऊपर रिएक्शन नहीं होती है। तो इसी रिएक्शन में क्या था, आयरन था और कॉपर सल्फेट था। तो आयरन ने क्या करा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। यही था ना कि आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन की एक्टिविटी पे वापस जाए। तो आयरन ने क्या करा था, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया इजीली। वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर एज इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। हेंस जब वो रिएक्टिविटी सीरीज हुई तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो हमारे पास क्या था, कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट बन गया। अब जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है ये ब्लू कलर का होता है। क्या कलर होता है इसका, ब्लू। बट क्या अब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमारे पास है, नो, दैट मींस द सॉल्यूशन दैट वी आर हैविंग नाउ इज आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। हेंस इट विल ऑब्वियसली नॉट हैविंग द ब्लू कलर। ऑब्वियसली इसका ब्लू कलर नहीं होगा, आयरन सल्फेट का कुछ होगा, क्योंकि कॉपर तो अलग निकल गया ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिएक्शन हुई है तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो कलर है वो टेस्ट ट्यूब का डीकलराइज हो जाएगा, और जो हमारे पास आयरन की नेल थी वो क्या हो जाएगी, ब्राउन कलर की हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके पीछे क्या है, ये रिएक्शन है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जांपल को भी स्टडी कर लेते हैं कि कुछ और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी तक जो हमने पढ़ा वो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में जान लिया कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, और करेगा तो क्यों करेगा, है ना। अब अगर हम यहाँ पे और कुछ एग्जांपल्स देखें तो सबसे पहले एग्जांपल में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जिंक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हो रही है। जो रिएक्शन हो रही है वो जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच में हो रही है। दैट मींस जिंक क्या करे, कॉपर को डिस्प्लेस कर दे। जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर की जगह लेगा। तो जो हमारे पास सॉल्यूशन बन के आएगा वो क्या बन के आया, जो ये रिएक्शन जो है इस तरीके से होगी कि जिंक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हुई है, तो जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर जो है वो अलग से रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, जिंक सल्फेट, हम इसको दोबारा लिख देते हैं इधर, ये हो जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग से रिलीज हो गया। इधर भी अगर हम सेम देखें तो क्या है, लेड और कॉपर सल्फेट के बीच में रिएक्शन है, तो इधर क्या बन जाएगा हमारे पास, लेड सल्फेट दैट इज PbSO4 प्लस कॉपर क्या है हमारा अलग से रिमूव हो जाएगा। कॉपर क्या हो जाएगा, अलग से रिमूव हो जाएगा। ओके, तो जिंक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हुई तो जिंक सल्फेट बन गया, प्लस कॉपर क्या हो गया, रिलीज हो गया। लेड और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हुई तो वहां से भी कॉपर रिमूव हो गया और क्या बन गया हमारे पास, लेड सल्फेट। ठीक है, अगर हम यहाँ हमने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा है कि जो लेड है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, सेम जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, किस में से, जिंक को, जिंक क्या है, डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। सेम लेड क्या है, डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। आई होप दोस एग्जांपल्स आर क्लियर टू यू। अभी तक हमने जो पढ़ लिया वो क्या पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने ये जाना कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को आसानी से डिस्प्लेस कर रहा है। कि ऐसे कैसे कर पा रहा है, वो इसलिए कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज की मदद से हम जान पा रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर हमारे पास क्या था, एक कंपाउंड था और एक एलिमेंट था, और वो ऐसा एलिमेंट था जो हमारा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा कंपेरेटिवली टू द एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। Hence, this type of reaction in which a single element displaces the another one is considered as a single displacement reaction. ऐसी रिएक्शन जहां पर एक सिंगल क्या है, जो एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब एक ही एलिमेंट की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, उसको हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज क्लियर टू यू। ओके, अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। हमने देखा कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस सिर्फ ये आ रहा है कि है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही, सिर्फ सिंगल और डबल का डिफरेंस है। मतलब कि वहां पर हमारे पास दो हमारे पास क्या थे, रिएक्टेंट थे, और उन रिएक्टेंट में एक हमारा कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि दूसरा हमारा एग्जिस्ट करता है किसमें, एलिमेंटल फॉर्म, एलिमेंट में सिंगल एलिमेंट होता है। बट अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं
कि हमारे जो रिएक्टेंट्स होंगे वो दोनों ही किसमें एग्जिस्ट करेंगे, कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो समझ में आ गया। सबसे पहला तो क्या था कि हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों ही क्या होते हैं, कंपाउंड रिएक्टेंट्स होते हैं वो कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जहां पे क्या होगा, रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो, ऐसी रिएक्शंस जहां पर क्या होगा, आयंस के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा रिएक्टेंट्स के बीच में, वो क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक चीज देख ली कि क्या है उसमें, हमारे पास दोनों के दोनों क्या रिएक्टेंट में कंपाउंड्स है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि दैट व्हाट इज द बेसिक ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि वो क्या कहलाती है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम जरा एग्जांपल से स्टडी करते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो हम यह बोलेंगे कि हमारे पास क्या है, इधर देखिए एग्जांपल में सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच में रिएक्शन हो रही है। तो देखो दोनों ही क्या है, कंपाउंड्स है। इसमें एक कंपाउंड में क्या है पास सोडियम और दूसरा क्या है सल्फेट। इधर देखिए तो क्या है बेरियम क्लोराइड, दैट इज बेरियम और क्लोरीन। अब हमारे पास दोनों ही कंपाउंड में रिएक्शन होगी और डेफिनेशन से हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि व्हेन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, कि क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा किस किस में, रिएक्टेंट्स के बीच में। तो एक इसके मतलब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच में क्या होगा, रिएक्टेंट्स का एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। मतलब कि इधर सोडियम सल्फेट है, इधर बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम क्या करेगा, सल्फेट के साथ बॉन्डिंग करेगा और एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा, और सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ क्या करेगा, कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। तो एक्सचेंज ऑफ आयन समझ में आया किस तरीके से हुआ। तो अब क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, बेरियम और सल्फेट का, और हमें पता है बेरियम किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, दैट बेरियम एग्जिस्ट इन +2 स्टेट, और सल्फेट किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, -2 स्टेट में। तो हमारे पास अब जो फॉर्मूला बन गया है वो क्या आ गया, बेरियम सल्फेट। सेम अगर हम वही देखिए सोडियम क्लोराइड की, दैट इज सोडियम एग्जिस्ट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाइल क्लोरीन इज इन -1। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सोडियम क्लोराइड, क्या होगा NaCl। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन में क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुए बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड आर बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। I hope this particular example is clear to you, in which there is double displacement reaction taking place, and we can clearly see here that the exchange of ions between two compounds. हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि दो कंपाउंड में किस तरीके से आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। ओके, तो अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक्टिविटी से समझे थोड़ा सा, या तो एक डायग्राम से देख लेते हैं पहले, देन वी विल कम टू एक्टिविटी। ओके, हमने बोला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से डिफरेंस किस तरीके से करा था, कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक कंपाउंड और एक एलिमेंट था, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास दोनों ही क्या होते हैं, कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो इधर अगर डायग्राम में देखें तो आपको क्लियरली दिख सकता है कि देखो एक कंपाउंड ये रहा, एक कंपाउंड ये रहा, जिसमें कि व्हाइट बॉल्स एक बार ब्लू और रेड के साथ कंपाउंड बना रही है, और व्हाइट बॉल एक बार ग्रीन के साथ कंपाउंड, ग्रीन बॉल के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन कर रही है। तो मतलब दोनों ही क्या एलिमेंट जुड़ के कंपाउंड बनाते हैं, तो दोनों ही कंपाउंड फॉर्म में, दोनों की रिएक्शन हुई, दोनों की रिएक्शन होगी तो दोनों आपस में आयंस को एक्सचेंज करेंगे, दोनों आपस में कंबाइन करें। तो देखो दोनों ये बाकी कंबाइन करें और अपने अपने एलिमेंट्स क्या कर लिए इन्होंने, एक्सचेंज कर लिए, दैट इज आयंस क्या कर लिए इन्होंने, एक्सचेंज। आप देख सकते हो क्लियरली, सपोज एक है AgNO3 और एक है KCl, ये है AgNO3 ये है KCl, आके कंबाइन कर रहे हैं और फिर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, AgCl और KNO3। समझ रहे हो। देखो तो हम इधर देखें कि हमारे पास जब हम एक्वस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की बात करें विद द KCl सॉल्यूशन, then the exchange of ions will take place between silver nitrate and potassium chloride, then the product form will be AgCl and potassium nitrate। तो क्या होगा यहाँ पे, AgNO3 और KCl के बीच में रिएक्शन हुई है और सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन हो रही है। तो जो इस डायग्राम से हमें बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि एक्सचेंज ऑफ आयंस किस तरीके से होता है, दोनों ही कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, रिएक्शन होती है और रिएक्शन होते ही वो अपने आयंस को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट समझ में आया। अब यहाँ पे हमने जो उन्होंने बॉल्स है इनको हमने किसकी तरह समझा है, एलिमेंट की फॉर्म में समझा। एक व्हाइट बॉल क्या है, सिल्वर, एक व्हाइट बॉल क्या है आपके पास, पोटेशियम। ऐसे ये क्या है हमारे पास, ब्लू रेड क्या है, नाइट्रेट समझ लो, NO3, और हमारे पास KCl क्या है, ये हमारे पास पोटेशियम और ये क्या है, क्लोरीन। रिएक्शन हुई क्या बन गया, एक बन गया KNO3 और एक बन गया हमारे पास AgCl।
तो रिएक्शन क्या है, दो कंपाउंड के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गए बिटवीन द कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट और बिटवीन द रिएक्टेंट। आई होप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अब यही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरीके से होती है, इसको हम बाय एक्टिविटी किस तरीके से समझ सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो हम एक एक्टिविटी को करते हैं, इस एक्टिविटी से हमें क्लियर होगा कि हाउ दीज एक्सचेंज ऑफ आयंस इज टेकिंग प्लेस, कि किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। तो अगर हम देखें, think about 3 ml of sodium sulfate solution in a test tube। हमने क्या करा, 3 ml सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है टेस्ट ट्यूब में। किसकी बात करी हमने, सोडियम सल्फेट की। सोडियम सल्फेट का मतलब है NaSO4, नहीं क्या होता है सोडियम सल्फेट, Na, ये ऑक्सीजन स्टेट क्या है +1, और सल्फेट SO4 क्या होता है -2, तो दैट विल बी Na2SO4। Now in another test tube we have taken 3 ml of barium chloride solution, that is BaCl2। हमने क्या लिया, एक में हमने सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है, और उन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मतलब BaCl2 और सोडियम सल्फेट को हमने एक ही टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। आप डायग्राम में देख सकते हो, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब में क्या है, बैरियम क्लोराइड, क्या है बैरियम क्लोराइड, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में देखिए तो क्या है हमारे पास, सोडियम सल्फेट। हमने क्या करा, दोनों टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन को ऐड कर दिया, एक में बैरियम क्लोराइड था, एक में सोडियम सल्फेट था, दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर एक दूसरे टेस्ट ट्यूब को उसके अंदर पोर कर दिया, और हमारे पास क्या बन गया, एक ही सॉल्यूशन बन गया। इसका मतलब हमारे पास एक ही टेस्ट ट्यूब में बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब दो सॉल्यूशन एक साथ है, ऐसा अकेले अकेले तो भी बैठेंगे नहीं ना, अगर एक साथ आएंगे तो कुछ बातचीत भी होगी, इसका मतलब कुछ ना कुछ वहां पे रिएक्शन भी होगी, सीधी सी बात है। तो वो रिएक्शन किस तरीके से हो रही है, वो रिएक्शन होगी जब इनके बीच में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। वो एक्सचेंज ऑफ आयन किस तरीके से होगा, वो अब हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने क्या करा, रिएक्शन कराई, तो हमें मतलब हमें फिजिकली क्या ऑब्जर्व होगा, हम ये देखेंगे कि जैसे हमने सोडियम सल्फेट के अंदर BaCl2 डाला, तो उस टेस्ट ट्यूब में हमें व्हाइट कलर का सब्सटेंस बॉटम में डिपोजिट होता हुआ दिखेगा। मतलब व्हाइट कलर का पाउडर बॉटम में दिखेगा। वो व्हाइट कलर का जो पाउडर है वो क्या है, इनसॉल्युबल। क्या है वो, इनसॉल्युबल, मतलब बॉटम में व्हाइट कलर का पाउडर आ गया, और ये क्या है, इनसॉल्युबल। और ऐसी रिएक्शन जहां भी कहीं पे भी हमें एक ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस देखने के लिए मिले किसी भी रिएक्शन में, वो रिएक्शन में वो जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस है वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट। क्या होता है वो, उसे हम बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस को प्रेसिपिटेट, और उसको हम PPT भी बोल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज PPT। अब प्रेसिपिटेट है, और ऐसी रिएक्शन जहां पर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो, दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसे हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या देखा हमने अभी तक कि हमने क्या करा था, दो टेस्ट ट्यूब थी, दोनों टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन थे, दैट वाज सोडियम सल्फेट एंड बैरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड की हमने रिएक्शन कराई, रिएक्शन करा के हमने देखा कि वहां पर एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ, दैट इज प्रेसिपिटेट। और ऐसी रिएक्शन जहां प्रेसिपिटेट बनेंगे वो कहलाती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर दोनों ही क्या है, हमारे पास कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट है, इसका मतलब वहां पे एक्सचेंज ऑफ आयंस भी होगा, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कंसीडर करते हैं। तो रिएक्शन के बारे में अगर हम इधर बात करें तो क्या है, सोडियम सल्फेट दैट इज Na2SO4, दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या था, BaCl2 दैट इज बैरियम क्लोराइड। हमने क्या करा, दोनों को मिक्स कर दिया, तो सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड के बीच में रिएक्शन हुई, तो क्या हो जाएगा, बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो बैरियम सल्फेट देखो दोनों Ba में चार्ज होता है +2, और सल्फेट पे क्या होता है -2, तो क्या हो जाएगा BaSO4। सेम NaCl की बात करें तो सोडियम पे क्या होता है +1, Cl पे क्या होता है -1, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, NaCl। अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे रिएक्शन की बात करें तो बैलेंस नहीं है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, NaCl के आगे 2 लिख देंगे, जिससे कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हेंस in this particular reaction we can clearly see that the exchange of ions taking place between the two compounds of reactant के दो compounds के बीच में clearly हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, exchange of ions हो रहा है। वो exchange of ions किस तरीके से हुआ है, इस तरीके से हुआ है कि सोडियम सल्फेट में से क्या है, सोडियम गया, और बैरियम क्लोराइड में से बैरियम गया, और बैरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाता है और सोडियम क्लोराइड के साथ बन जाता है और इस सॉल्ट की फॉर्मेशन कर देता है, दैट इज NaCl, और एक प्रेसिपिटेट बन जाता है, दैट इज हमारे पास क्या होता है, वो बैरियम सल्फेट। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि किस तरीके से हमारी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये होती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जाना,
हमने ये जाना कि रिएक्शन में क्या बन रहा था, बेरियम सल्फेट बन रहा था और सोडियम क्लोराइड बन रहा था। तो जो व्हाइट पाउडर मिला वो किसका था, वो भी पता होना चाहिए। हमें पता है NaCl क्या होता है, सॉल्ट होता है। लेकिन अब जो बेरियम सल्फेट बना है, ये बेरियम सल्फेट क्या है, ये हमारा होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। जो बेरियम सल्फेट क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट है, जो कि बॉटम में क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है और कभी भी सॉल्यूशन में जाके वो डिसॉल्व नहीं होता। इट विल ऑलवेज गेट सेटल डाउन इन द टेस्ट ट्यूब, इन द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ओके, तो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट था क्या था, वो बेरियम सल्फेट। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। दूसरा क्या होता है हमारे पास सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, जो कि सॉल्यूशन के अंदर रहता है। अब ऐसी रिएक्शन जहां पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा रिएक्टेंट्स के बीच में, देखो एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ था ना, किस किस के बीच में हुआ था, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच में। तो ऐसी रिएक्शन जहां पे रिएक्टेंट्स के बीच में क्या हो, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाए, रिएक्टेंट्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाए, वो क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अब ये भी देख सकते हैं कि रिएक्टेंट में दोनों के दोनों क्या थे, कंपाउंड थे। तो वहां पे क्या हुआ, दोनों कंपाउंड्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया और क्या कहला गया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो गई वो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको अब कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है वो क्लियर होंगी कि किस तरीके से हम जान सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किसको रिप्लेस करेगा, या फिर किस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कंसीडर करते हैं, या प्रेसिपिटेट क्या होता है। आई होप ऑल दीस टर्म्स आर क्लियर टू यू। तो अब हम जानते हैं कि हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानी, फिर हम बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरीके से है, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी और एक डबल डिस्प्लेसमेंट भी है। तो इनके थोड़ा सा डिफरेंस को जान लेते हैं कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से है, तो थोड़ा सा आसानी रहेगी हमारे लिए, है ना। तो अब अगर हम इधर देखें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, हमने बोला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी ऐसी रिएक्शन होती है, अभी हमने ये पढ़ भी लिया है कि जहां पर एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर दे, उसकी जगह ले ले, वो रिएक्शन क्या कहलाती है, हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। अब हमने ये तो बोल दिया कि a more reactive element will take place the position of the less reactive element. But how will we know that which one is the more reactive or which one is the less reactive element? कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है या कौन सा एलिमेंट जो है वो कम रिएक्टिव है। तो इसके बारे में हम जानेंगे रिएक्टिविटी सीरीज से, डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के पहले पॉइंट में क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है वहां पर एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। फिर हमने बोला कि इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स स्विच प्लेसेस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि दो एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स क्या करेंगे, अपनी प्लेसेस को स्विच कर लेते हैं ताकि वो नया कंपाउंड बना सके, या फिर हम बोल दें कि एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाता है दो कंपाउंड्स के बीच में जो कि रिएक्टेंट में प्रेजेंट है, तो वो क्या बनता है, नए कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देते हैं और वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिफरेंस क्या है। बेसिक में दोनों में डिफरेंस ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट में मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले लेता है, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है बिटवीन द कंपाउंड्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट, बिटवीन द कंपाउंड ऑफ रिएक्टेंट। आगे बोले कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हुआ क्या, एक डिस्प्लेसमेंट होगी, एक ही एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले रहा है, मतलब कि एक ही जगह पे डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो वन डिस्प्लेसमेंट विल टेक प्लेस, दैट इज A प्लस BX। हमारे पास एक रिएक्टेंट है A जो कि एलिमेंट है और BX जो कि क्या है, कंपाउंड है। तो A और BX के बीच में क्या हुआ, रिएक्शन हुई, देन द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी A प्लस BX। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, डिस्प्लेस कर देगा PX में से, जो कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, दैट इज B। तो B की जगह कौन ले लेगा, A। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, AX प्लस B। क्या बन जाएगा, AX प्लस B। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी क्या होता है कि दो डिस्प्लेसमेंट होती है। बेसिकली होता क्या है, दो डिस्प्लेसमेंट होती है, जहां पर हम ये देख सकते हैं कि AB है और CD है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB और CD में हम ये बोलेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। A जो है AB में से A जो है वो क्या करेगा, C को रिप्लेस कर देगा और C AB में क्या करेगा, A को रिप्लेस कर देगा। तो मतलब अब जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आएंगे वो क्या हो जाएगा, AC प्लस BD, दैट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट हैज टेकन प्लेस इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि दो डिस्प्लेसमेंट होंगे किसमें,
रिएक्शन में। ओके, अब इधर हम देखते हैं कि चेंज ऑफ कलर टेक्स प्लेस, नो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन टेक प्लेस इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हम ये बोलते हैं कि कलर का तो चेंज हम देख सकते हैं, बट कोई प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हम कभी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऑब्जर्व नहीं कर सकते। कि हमें पता कैसे चलेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, कलर चेंज से, बट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन नहीं होगी। और कलर चेंज पर ही हमने एक्टिविटी स्टडी करी थी, जहां पर रिएक्शन किस किस के बीच में हो रही थी, आयरन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के बीच में। वहां पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भी डीकलराइज हुआ था, प्लस प्लस जो क्या था हमारे पास आयरन था, उसका भी कलर क्या हो गया था, ब्राउन हो गया था। तो हम ये बोल सकते हैं कि चेंज ऑफ कलर टेक्स प्लेस, कलर का चेंज जो होता है बट कोई भी प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन नहीं होती है। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। इसको भी हमने अभी जाना था एक्टिविटी से, जहां पर बैरियम सल्फेट के क्या हो रहे थे, पीपीटी फॉर्म हो रहे थे। और उन बैरियम सल्फेट का क्या था हमारे पास, बैरियम सल्फेट के लिए व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट हमने बोले थे कि टेस्ट ट्यूब में सेटल डाउन हो रहे हैं। मेटल रिएक्ट करती है विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अनदर मेटल। हम बोलेंगे यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, एक मेटल रिएक्ट करता है दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ, दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ। इसका मतलब एक मेटल तो हो गई, और वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, हमारा सॉलिड स्टेट में। और दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा जो है वो सॉल्ट सॉल्यूशन है दूसरे मेटल का, दैट इज मस्ट बी प्रेजेंट इन एक्वा स्टेट। उसकी स्टेट क्या होगी, एक्वा स्टेट होगी। तो हम ये बोलेंगे कि क्या है यहाँ पे कि रिएक्शन हो रही है किस किस के बीच में, रिएक्शन हो रही है एक मेटल के बीच में और दूसरे सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अनदर मेटल के बीच में। लेकिन भाई अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम ये देखते हैं कि सॉल्ट सॉल्यूशन अलग अलग मेटल के, दो अलग अलग मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन, इसका मतलब दोनों के क्या है, सॉल्यूशन है। तो दोनों किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, दोनों एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म द कंपाउंड्स और गिव द प्रोडक्ट्स। हम दो सॉल्ट सॉल्यूशन अलग अलग मेटल्स के क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद क्या देंगे, वो हमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच में डिफरेंस थ्योरेटिकल समझ में आया होगा, जिसमें हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे, हमने ये देखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को आसानी से डिस्प्लेस कर देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में बोला हमने कि हमारे पास जो एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है बिटवीन द कंपाउंड्स दैट आर प्रेजेंट इन अ रिएक्टेंट। कि रिएक्टेंट में जो कंपाउंड प्रेजेंट है उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक की डिस्प्लेसमेंट होती है, कि एक डिस्प्लेसमेंट हुई है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दो डिस्प्लेसमेंट होती है। तो हमारे पास क्योंकि एक ही मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है, मतलब एक ही जो मेटल है वो दूसरे मेटल की जगह ले रहा है, तो एक ही तो डिस्प्लेसमेंट हुई। दैट मींस इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वन डिस्प्लेसमेंट विल टेक प्लेस, व्हाइल इन डबल डिस्प्लेसमेंट टू डिस्प्लेसमेंट विल टेक प्लेस। फिर दूसरा हमने थ्योरेटिकल में ये जाना था कि कलर चेंज होगा बट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में नहीं होगी। वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनेंगे हमेशा। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हम ये बोलेंगे कि मेटल जो होता है वो रिएक्ट करता है किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। बेसिकली जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि मेटल जो होता है वो किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है, और ऐसी रिएक्शन जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। सेम डबल डिस्प्लेसमेंट में हमने बोला कि सॉल्ट सॉल्यूशन होंगे दोनों के, दोनों मेटल से क्या होंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन होंगे, और वो आपस में रिएक्ट करेंगे, उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, और वो एक्सचेंज ऑफ आयंस हमारा क्या बन जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम एक एग्जांपल के साथ स्टडी करते हैं, जहां पर हमने बोला कि रिएक्शन हुई लेड और कॉपर सल्फेट के बीच में, लेड के और कॉपर सल्फेट के बीच में। अभी हमने बोला एक होता है मेटल और दूसरा होता है एक्वा सॉल्यूशन। तो लेड क्या है हमारे पास, सॉलिड, और दूसरा क्या है, कॉपर सल्फेट। क्या क्या कॉपर सल्फेट का क्या है, सॉल्यूशन। इसका मतलब कॉपर सल्फेट किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, एक्वा स्टेट में। तो लेड और कॉपर सल्फेट के बीच में क्या हुई, रिएक्शन हुई। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लेड प्लस कॉपर सल्फेट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो लेड क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से। तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या होगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो हो जाएगा लेड सल्फेट प्लस कॉपर। क्या होगा, लेड सल्फेट प्लस कॉपर। और लेड सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, लेड का पता है +2 होता है,
सल्फेट का हमें पता है क्या होता है, -2 होता है, तो लेड +2 सल्फेट -2, तो लेड सल्फेट के बीच में रिएक्शन हुई तो क्या बन गया, ये हमारे पास PbSO4। अब कॉपर डिस्प्लेस हुआ था तो कॉपर क्या हो जाएगा हमारा, अलग से रिमूव हो जाएगा। अब अगर इनकी हम स्टेट के बारे में बात कर लें तो लेड किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेड एग्जिस्ट करता है इन सॉलिड स्टेट, कॉपर सल्फेट जो है वो सॉल्यूशन है, दैट मींस कॉपर सल्फेट इज एग्जिस्टिंग इन द एक्वस स्टेट। और लेड सल्फेट की बात करेंगे तो वो किस स्टेट में है ना, सॉल्यूशन स्टेट में आ गया। लेड सल्फेट का क्या है, सॉल्यूशन बन चुका है, तो उसकी स्टेट भी क्या हो गया, एक्वस स्टेट, और कॉपर क्या हो जाएगा हमारा, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। आई होप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको अच्छी तरह से क्लियर होगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास सोडियम सल्फेट और स्ट्रोंशियम क्लोराइड के बीच में क्या होती है, रिएक्शन होती है। सोडियम सल्फेट और स्ट्रोंशियम क्लोराइड के बीच में रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे बनाइए जानते थे, हमें पता है सोडियम की क्या होती है +1 और सल्फेट का क्या होता है -2, तो +1 किसके पास चला जाएगा, सल्फेट के पास, और -2 किसका, सोडियम के लिए चला जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, Na2SO4, यही फॉर्मूला बन गया। स्ट्रोंशियम क्लोराइड की बात करें तो स्ट्रोंशियम क्या है, +2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और क्लोरीन हमारा -1 में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन किस में करता है, -1 में एग्जिस्ट करता है। तो जैसे हमने क्या करा, इनके बीच में रिएक्शन कराई तो किस चीज की फॉर्मेशन होगी, स्ट्रोंशियम क्लोराइड की, तो क्या बन जाएगा SrCl2, क्या बन जाएगा SrCl2। अब हमारे पास दो क्या है, दो सॉल्ट सॉल्यूशन है, किस किस चीज के, सोडियम सल्फेट के और स्ट्रोंशियम क्लोराइड के, सोडियम सल्फेट के और स्ट्रोंशियम क्लोराइड के। हमने पहले पढ़ चुके हैं डिटेल में कि जब कभी भी रिएक्शन हम कराएंगे, जब कभी भी हम रिएक्शन कराएंगे किस किस के बीच में, दो सॉल्ट सॉल्यूशन के बीच में, तो वहां पे क्या होगा, उनके बीच में रिएक्शन होगी, और रिएक्शन इस तरीके से होगी कि वहां पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा दोनों कंपाउंड्स के बीच में। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन किस तरीके से होगा, सोडियम सल्फेट में से सोडियम और स्ट्रोंशियम क्लोराइड में से क्या हो जाएगा, क्लोरीन। तो NaCl क्या करेंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, रिएक्ट करके कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। वहीं स्ट्रोंशियम क्लोराइड क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड में क्या से स्ट्रोंशियम और सोडियम सल्फेट में से सल्फेट, तो मतलब कि सोडियम और क्लोराइड के बीच में रिएक्शन हो रही है, और वही स्ट्रोंशियम और सल्फेट के बीच में रिएक्शन हो रही है। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विल टेक प्लेस एंड स्ट्रोंशियम सल्फेट विल टेक प्लेस। अभी हमने पढ़ा कि एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हमें जान लिया किस तरीके से होता है। वही हमारा बहुत जरूरी पॉइंट था जो हमने बोला था कि जब तो हम कलर चेंज से प्रेडिक्ट करते हैं प्रेसिपिटेट नहीं बनता, बट वही अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट की बात कर ले, वहीं अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट की बात कर ले तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। तो सोडियम सल्फेट और स्ट्रोंशियम क्लोराइड में से एक बना NaCl, तो NaCl तो क्या आता है, सॉल्यूशन के अंदर रहता है। हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रोंशियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम में भी क्या है +2 और सल्फेट का भी क्या होता है -2, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रोंशियम सल्फेट। अब इनके बीच में रिएक्शन हुई, रिएक्शन होकर क्या बन गया, NaCl और स्ट्रोंशियम सल्फेट। स्ट्रोंशियम सल्फेट का क्या बन गया, PPT। जब भी हम डाउनवर्ड एरो शो करेंगे किसी भी कंपाउंड के आगे, इसका मतलब ये होता है कि वहां पर उस पर्टिकुलर कंपाउंड के हमें उस पर्टिकुलर कंपाउंड के प्रेसिपिटेट देखने के लिए मिलेंगे, वहां पर उस पर्टिकुलर कंपाउंड के हमें प्रेसिपिटेट देखने के लिए मिलेंगे। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रेसिपिटेट। और ऐसी रिएक्शन जहां पर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो जाए वो हमारी क्या कहलाती है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहलाती है। तो आप बोलोगे मैम आपने जो एग्जांपल दिया इसमें तो हमारे पास दोनों रिएक्शन हो रही है, दैट इज दिस एग्जांपल कैन बी कंसीडर्ड एज अ रिएक्शन फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट एंड आल्सो फॉर प्रेसिपिटेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन देखने के लिए भी मिल रही है, और हमें यहाँ पे ये भी देखने के लिए मिल रहा है क्लियरली कि दो कंपाउंड है, किसमें, रिएक्टेंट में, और दोनों के बीच में क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, और दोनों के दोनों जो कंपाउंड्स है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं इन द सॉल्ट सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स। तो यही है, दो मेटल्स का सॉल्ट सॉल्यूशन है, दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये क्या है, प्रेसिपिटेट। इस रिएक्शन को हम बोल देंगे क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप अब आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है क्लियर होगा, प्लस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द एक्टिविटीज व्हिच वी हैव स्टडीड by which we can
clearly see the difference which is happening in the substances. That means मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हमने एक्टिविटी देखी तो उस एक्टिविटी में हमने क्लियरली ऑब्जर्व किया था कि कलर चेंजेस हो रहे थे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने कलर चेंजेस ऑब्जर्व किए थे, आयरन की नेल का भी, और जब हमारा सॉल्यूशन डिसकलराइज हो रहा था कॉपर सल्फेट का, तो इसका मतलब वहां पे चेंज ऑफ कलर हो रहा था। तो जो हमारी प्रॉपर्टीज है ये क्या हमें क्लियरली बताती है कि किस टाइप की रिएक्शन एक इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में हुई है। और इस तरह की रिएक्शंस हमारे डेली लाइफ में हमें कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल ही जाएगी, है ना। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में हमने बोल दिया था कि प्रेसिपिटेट बनते हैं, कलर चेंज नहीं होता। कलर चेंज वहां होता है, प्रेसिपिटेट नहीं बनते, यहाँ पे प्रेसिपिटेट भी बनते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिएक्टिविटी सीरीज प्लस विद देयर एक्टिविटीज। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। इस फर्दर लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन।